कुछ टाइम पहले ईडी ने एम3एम ग्रुप के ऊपर 400 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का एलिगेशन लगाया और उनके एक डायरेक्टर रूप कुमार बंसल को अपनी कस्टडी में भी ले लिया। इसके बाद मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन चल रहे हैं कि अब एनसीआर रियल एस्टेट का क्या होगा, एम3एम का फ्यूचर क्या है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि एग्जैक्टली ये केस है क्या। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि एम3एम का मनी लॉन्ड्रिंग केस एग्जैक्टली क्या है, उनके ऊपर क्या एलिगेशंस लगे हैं, उनका क्या कहना है इसके बारे में। यह पूरा समझने के लिए एम3एम की हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे कि उन्होंने अपनी शुरुआत कैसे की, उन्होंने क्या किया है और कौन से एलिगेशंस उन पर लगाए गए हैं और कौन सी कंट्रोवर्सीज में उनका नाम इन्वॉल्व हुआ है। बसंत बंसल और उनके भाई रूप कुमार बंसल ने अपनी शुरुआत की 1985 में एज ए रियल एस्टेट ब्रोकर। उस टाइम पर वो मेजरली लैंड में डील किया करते थे। 2007 में उन्होंने एम3एम ग्रुप की शुरुआत की एंड दे एंटर्ड इन रियल एस्टेट बिजनेस ऑल्सो। पिछले 15 सालों में उन्होंने ऑलमोस्ट 50 प्रोजेक्ट पर काम किया है, रनिंग फ्रॉम कमर्शियल ऑफिस स्पेस टू रिटेल स्पेस, हाई राइज अपार्टमेंट, लो राइज फ्लोर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स रेजिडेंशियल सेगमेंट में। उन्होंने अभी तक 14 प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर दिए हैं, 5 उनके अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पर हैं। कमर्शियल सेगमेंट्स में उन्होंने 12 प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए हैं, 7 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पर हैं और उनके पास अभी 8 नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। एम3एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद प्रेस्टीज ट्रम्प टावर प्रोजेक्ट इन गुड़गांव। अभी तक उनका मेजर काम गुड़गांव में था, बट लास्ट 2 ईयर्स में उन्होंने पानीपत और नोएडा मार्केट में भी एंटर किया है। Now they are planning to enter Delhi market as well. 26 delivered projects, 12 under construction और 8 new launches just in span of 15 years. ये ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन इसके साथ में उन्होंने एक बार सेल्स नंबर भी देख लेते हैं। एम3एम ग्रुप ने 2021-2022 के अंदर 6000 करोड़ का रिवेन्यू किया और 22-23 के अंदर 13000 करोड़ का। एज पर मिस्टर पंकज बंसल फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अप्रोक्स 20000 करोड़ का रिवेन्यू है। यूपी ग्लोबल समिट के अंडर उन्होंने 7600 करोड़ का इन्वेस्ट कमिट किया है, जो रियल एस्टेट सेगमेंट में बहुत बड़ा है। इन टर्म्स ऑफ डेट लास्ट ईयर तक उनके ऊपर 1800 करोड़ का डेट था, जिसमें से उन्होंने 1300 करोड़ ऑलरेडी पे कर दिया है, मतलब सिर्फ 500 करोड़ आउटस्टैंडिंग था। इस साल के नंबर अभी तक आए नहीं है। 2021 में बंसल फैमिली ने एक नया रियल एस्टेट ब्रांड लॉन्च किया बाय द नेम ऑफ स्मार्ट वर्ल्ड। इसकी को फाउंडर है मिसेज ऐश्वर्या बंसल, जो मिस्टर पंकज बंसल, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एम3एम ग्रुप है, उनकी वाइफ है। अब स्मार्ट वर्ल्ड में इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था पिरामल कैपिटल, इंडिया इन्फोलाइन और बंसल फैमिली। 2022 में मोतीलाल ओसवाल ने भी इसमें 250 करोड़ इन्वेस्ट किए। स्मार्ट वर्ल्ड का प्लान था टू स्टार्ट विद गुड़गांव, देन एक्सपेंड टू एनसीआर एंड देन एक्सपेंड टू मुंबई, गोवा, बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे। स्मार्ट वर्ल्ड ने 2021-2022 में 3000 करोड़ का रिवेन्यू किया और साल 23-24 में लगभग 7000 करोड़ रुपए। करंटली उनके 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं गुड़गांव में एंड देन दे आर प्लानिंग टू कम अप विद न्यू प्रोजेक्ट्स इन नोएडा एंड बेंगलोर। जब स्मार्ट वर्ल्ड लॉन्च हुआ था तब यह बोला गया कि एम3एम एक प्रीमियम और एक लग्जरी ब्रांड है, जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों में काम करता है। विद स्मार्ट वर्ल्ड, बंसल फैमिली वांट्स टू डाइवर्सिफाई इनटू स्मॉलर हाउसेज, स्मार्ट होम्स एंड ओनली इन रेजिडेंशियल सेक्टर। ये तो हो गया कि एम3एम ने क्या काम किया है, बट एक बार उनके एलिगेशंस और कंट्रोवर्सीज भी देख लेते हैं। अब इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में एम3एम ग्रुप के साथ में IREO ग्रुप के नाम का भी इन्वॉल्व है। ढंग से समझने के लिए हमें IREO ग्रुप के बारे में भी जानना पड़ेगा। IREO ग्रुप वाज फाउंडेड इन 2004 बाय मिस्टर ललित गोयल एंड अनुराग भार्गव। उस टाइम पर इंडियन रियल एस्टेट मार्केट बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और कंपनी का ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल था, गुड़गांव, दिल्ली और पंजाब के आसपास लैंड एक्वायर करना और उस पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बना के बेचना। अब IREO ग्रुप में $1.5 बिलियन की फंडिंग है, मेजरली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया फ्रॉम वेरी हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर। और उस टाइम पे जो भी कंपनी जिनमें फॉरेन फंडिंग इन्वॉल्व थी, उनको इंडिया में लैंड खरीदने पर रेस्ट्रिक्शन थे। मोरओवर वो एग्रीकल्चर लैंड तो बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते थे। अब इसको बाईपास करने का एक सिंपल सा तरीका था कि डेवलपर इंडिया में लैंड ब्रोकर या फिर लैंड बाइंग कंपनी के साथ टाई अप कर सकते थे और उनके थ्रू लैंड खरीद सकते थे। अब इसका प्रोसेस बिल्कुल सिंपल था। डेवलपर लैंड बाइंग कंपनी को एडवांस या लोन देगा, वो इन पैसों से जमीन खरीदेगा और डेवलपमेंट करने के लाइसेंस लेंगे और बाद में ये पूरे राइट्स डेवलपर को पास ऑन कर देंगे। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर लैंड बाइंग कंपनी ने जो भी रेट पर वो जमीन खरीदी, उसके ऊपर वह थोड़ा सा मार्कअप ऐड करके उसे डेवलपर को बाद में बेच सकता था।
अब ये मार्कअप होता था टू कवर द ब्रोकरेज चार्ज, कमीशन चार्ज प्लस जिसको लाइसेंस लेना है उसकी फीस, एडमिनिस्ट्रेशन और इंफ्रा के चार्ज के लिए। अब ये मार्कअप चार्ज यूजुअली 50,000 से 2 लाख पर एकड़ के हिसाब से होता था। अब 2004 से 2006 के बीच में बंसल फैमिली ने काफी सारा काम किया विद IREO ग्रुप फॉर लैंड एक्विजिशन। अब बंसल फैमिली ने भिवाड़ी में 78 एकड़ ऑफ लैंड एक्वायर किया और 4 करोड़ रुपए अपनी एक कंपनी मिस्टी मीडोज के नाम पे। अब इस कंपनी ने यह पूरे डेवलपमेंट राइट्स और लैंड 5 और कंपनियों को बेच दिए टोटल 50 करोड़ रुपए में। ये पांचों कंपनी भी बंसल फैमिली ही कंट्रोल करती थी। अब इन 5 कंपनीज ने ये डेवलपमेंट राइट्स बेच दिए और 10 कंपनी को 100 करोड़ की वैल्यूएशन। ये 10 कंपनी कंट्रोल्ड बाय द IREO ग्रुप। तो इस तरीके से यह टोटल लैंड काफी इन्फ्लेटेड प्राइस पर आगे पास ऑन हुआ। अब इंटरेस्टिंगली भिवाड़ी का जो लैंड पार्सल था वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए था, लेकिन IREO को जो एग्रीमेंट था वो रेजिडेंशियल यूज के लिए। प्लस उसे एग्रीमेंट में ये भी था कि 3 साल के अंदर 78 एकड़ लैंड के ऊपर पूरा डेवलपमेंट करेगा, जो बहुत ही अनरियलिस्टिक है। अब 3 साल में डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है, बट IREO ने कोई आर्किटेक्ट भी हायर नहीं किया, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च की अनाउंसमेंट भी नहीं की। फाइनली उन्होंने 3 साल बाद उसे पूरे लैंड पार्सल को राइट ऑफ कर दिया। उसकी वैल्यू 50 करोड़ रुपए लेकर आ गए और ये लैंड अभी भी बंसल फैमिली ही ओन करती है। अब ये केस एक्चुअली इतना पुराना हो गया है, तो अब अचानक से 2023 में इस पर कार्रवाई क्यों हुई? अप्रैल 2023 में एंटी करप्शन वालों ने हरियाणा जुडिशियल ऑफिसर मिस्टर परमार के एंगेंस्ट में एक FIR फाइल की और उनको एक्यूज किया कि उन्होंने M3M ग्रुप को हेल्प किया है, और इसमें उसके बाद यह पूरा केस फिर से एक्टिव हो गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की मिस्टर रमेश गोयल, जो उस टाइम पर IREO के CEO हुआ करते थे और आज वो एक विसल ब्लोअर बन गए हैं और ED को इस केस में हेल्प कर रहे हैं। यह सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी। एज ऑफ टुडे IREO और M3M ग्रुप दोनों ने ही सारे एलिगेशंस को डिनाई किया है, और इसमें से कौन सही या कौन गलत है यह तो पूरा केस खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। एक दूसरे केस में 2011 में M3M ग्रुप में इनकम टैक्स की रेड हुई जिसमें 314 करोड़ कैश मिला। अब ये भी एक सिमिलर केस था जहां पर M3M ग्रुप में गुड़गांव में एक जमीन एक्वायर की अपने कंपनी RS इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से, और फिर उस जमीन और उसके डेवलपमेंट राइट्स उन्होंने दूसरी कंपनी नोवी रियलिटी को सेल कर दी। नोवी रियलिटी इज द पार्ट ऑफ द रेलिगेयर ग्रुप एंड इस ग्रुप के ओनर सिंह ब्रदर्स हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी काफी सारे केसेस चल रहे हैं। M3M के ऊपर सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स एविजन का केस था। इस केस के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो मिल नहीं पाई, लेकिन जितना मुझे पता है M3M को एक पेनल्टी अमाउंट पे करना पड़ा था और उसके बाद ये केस खत्म हो गया था। अगर आपको इस केस में कुछ इन्फॉर्मेशन पता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। अब रिसेंटली एक और कंट्रोवर्सी हुई। अब यहाँ पे एक और न्यूज़ थी जहाँ यूपी रेरा ने M3M ग्रुप को एक्यूज किया कि उन्होंने नोएडा में अपने प्रोजेक्ट्स का रेरा लाइसेंस आने से पहले ही प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग शुरू कर दी। अब M3M ग्रुप का कहना है कि उन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट की मार्केटिंग शुरू नहीं की, उन्होंने सिर्फ ब्रांड कैंपेन रन किया था एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि नोएडा में ग्रुप आने वाला है। सेम टाइम पर एक दूसरे प्रोजेक्ट के केस में यूपी रेरा ने शोकॉज नोटिस भेजा है इन्वेस्टर्स को, जो एक बहुत ही बड़ा चैनल पार्टनर और ब्रोकर है, कि उन्होंने प्रोजेक्ट्स का लाइसेंस आने के पहले ही उसकी मार्केटिंग शुरू कर दी। अब यह दोनों ही केस यूपी रेरा में डिस्कशंस के लिए पेंडिंग है और इसमें बिल्डर गलत है, ब्रोकर गलत है, यह तो पूरा केस की हियरिंग खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। अब द्वारका एक्सप्रेस वे पे इनका एक प्रोजेक्ट है बाय द नेम ऑफ वुड शहर, जहां के रेजिडेंट्स ने काफी कंप्लेंट्स की थी कि प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। जब सिंटल्स की बिल्डिंग गिरी उसके बाद में 15 प्रोजेक्ट्स का ऑडिट करने का ऑर्डर आया, उसके अंदर M3M वुड शहर इंक्लूड था, लेकिन ऑडिट करने के बाद ये पता चला कि बिल्डिंग में कोई भी मेजर इश्यूज नहीं है, जो भी थोड़े बहुत इश्यूज हैं वो रिपेयर करके ठीक हो जाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग केस हुआ उनके प्रोजेक्ट के साथ, जहां पर उन्होंने 10 टावर कंस्ट्रक्ट करके डिलीवर भी कर दिए और 2017-19 में उन्होंने इस प्रोजेक्ट में एक नए टावर के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की, जो पूरी तरह से लीगल भी था और अथॉरिटी से अप्रूव्ड भी था। लेकिन रेजिडेंशियल्स नहीं NCDRC के सामने कंप्लेंट फाइल की कि जब उनको यह घर बेचा गया था तब बिल्डर ने बोला था कि इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 10 ही टावर होंगे, तो अब यह टावर नहीं बन सकता। कमीशन ने इस बात से एग्री किया कि बिल्डर रेजिडेंशियल्स के परमिशन के बिना नया टावर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता और
उसके कंस्ट्रक्शन पर होल्ड लगा दिया और M3M ने भी इसके खिलाफ अपील फाइल की और उसका केस अभी भी चल रहा है। इसके अलावा M3M के अगेंस्ट काफी सारी कस्टमर कंप्लेंट्स हैं। बेसिकली पुअर कस्टमर सर्विस की वजह से कहीं पर कंप्लेंट है कि उनका UI का रिफंड अमाउंट डिले है, कहीं पर कैंसिलेशन का रिफंड अमाउंट डिले है और कहीं पर रॉन्ग कमिटमेंट की है। बेसिकली पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। अब यह रॉन्ग कमिटमेंट कंपनी के एम्प्लॉय ने की है या फिर उनके साथ काम करते हुए चैनल पार्टनर्स ने और ब्रोकर ने, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अब रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने M3M के नोएडा में 2 प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया है। अब ये सारे इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको यहाँ शेयर की है ये पब्लिकली डोमेन पर फ्रीली अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़ आर्टिकल।